दिन छत्तीसगढ़ और मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बारिश के आसार, तमिलनाडु और पुडुचेरी के ज्यादातर हिस्सों में भी बारिश की संभावना। तेलंगाना और रायलसीमा में चलेंगी तेज हवाएं, केरल और लक्षद्वीप में भी तेज हवाएं चलने की संभावना। जम्मू कश्मीर में तिल और गेहूं की कर लें बुआई, हिमाचल प्रदेश में गन्ने और धान की करें कटाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में देश के किन हिस्सों में होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही ऐसे मौसम में क्या है किसानों के लिए कृषि सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर। मंगलवार को तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना जताई गई है। कल और बुधवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में छिटपुट जगह जोरदार बारिश की संभावना है। तटीय कर्नाटक में कल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन गिने चुने हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। 2 दिन केरल और लक्षद्वीप के इक्का दुक्का इलाकों में भी तेज बारिश की संभावना है। दक्षिणी कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो 2 दिन यहां बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। वहीं बुधवार को मराठवाड़ा में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं भी चलने का अनुमान है। और आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बारिश के पूर्वानुमान की। उत्तर के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश का अनुमान जताया गया है, तो पूर्वी भारत में भी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ भी बारिश होगी। और पश्चिमी राज्यों में क्या स्थिति होगी बारिश की, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इक्का दुक्का जगह बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मंगलवार को गिने चुने स्थानों पर बरसात के आसार हैं। इसके अलावा कल पंजाब के छिटपुट हिस्सों में बादल बरसेंगे। मंगलवार और बुधवार को हरियाणा और दिल्ली में वर्षा की संभावना नहीं है। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का अनुमान नहीं है। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी वर्षा के आसार नहीं है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार और झारखंड में बरसात नहीं होगी। ओडिशा में मंगलवार और बुधवार को गिने चुने हिस्सों में वर्षा हो सकती है। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल में पानी नहीं बरसेगा, तो कल उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में छिटपुट जगह बरसात होगी। दूसरी ओर 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में वर्षा का अनुमान नहीं है। असम और मेघालय में भी बादल नहीं बरसेंगे। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश नहीं होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बादल नहीं बरसेंगे। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन कहीं कहीं वर्षा के आसार हैं। पश्चिम भारत में गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में बारिश का अनुमान नहीं है। 2 दिन कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में गिनी चुनी जगह बरसात हो सकती है। रुक करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा के अधिकतर इलाकों में बारिश होगी। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन ज्यादातर जगह वर्षा का अनुमान है। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के अधिकतर हिस्सों में बारिश हो सकती है, तो 2 दिन उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बादल बरसेंगे। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन ज्यादातर स्थानों पर बरसात के आसार है। अंडमान निकोबार में अधिकतर जगह बारिश की संभावना है। तो जाना आपने बारिश का हाल। अब आइए बात करते हैं पिछले 24 घंटे के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। सबसे पहले अगर बात की जाए अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ इक्का दुक्का जगह बारिश दर्ज हुई। असम और मेघालय में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में छिटपुट हिस्सों में बारिश दर्ज हुई। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहाँ भी गिने चुने इलाकों में बादल बरसे। इसके अलावा ओडिशा में भी इक्का दुक्का स्थानों पर बादल बरसे। कोंकण, गोवा में छिटपुट जगह बारिश दर्ज की गई। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा के कुछ इलाकों में भी बारिश हुई। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी अधिकतर जगह बारिश दर्ज की गई। बात अगर तटीय कर्नाटक की करें तो यहाँ भी कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों में भी बारिश दर्ज की गई। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक की बात करें तो यहाँ भी गिने चुने स्थानों पर बादल बरसे। वहीं केरल में भी ज्यादातर जगह और लक्षद्वीप के कुछ इलाकों में भी बारिश दर्ज की गई। अंडमान निकोबार की अगर बात की जाए तो यहाँ भी कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज हुई।
तो जाना आपने पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश की स्थिति क्या रही, लेकिन अब आइए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। असम की अगर बात करें तो कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं नागालैंड में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इसके साथ ही मणिपुर की अगर बात करें तो यहाँ इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ऊपर दर्ज किया गया। कोंकण गोवा की अगर बात की जाए तो यहाँ छिटपुट हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। मध्य महाराष्ट्र के गिने चुने इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। हालांकि इसके विपरीत अगर पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे यानी कम दर्ज किया गया। तो जाना आपने अधिकतम तापमान का हाल। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। सबसे पहले अगर बात करें ओडिशा की तो इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। तटीय आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो कुछ हिस्सों में यहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। रायलसीमा में भी कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तटीय कर्नाटक की अगर बात करें तो कई जगह यहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इस बीच दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। तो केरल के कुछ इलाकों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। अंडमान निकोबार की अगर बात करें तो गिने चुने स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। देश के मैदानी हिस्सों में सबसे कम तापमान की अगर बात की जाए तो पूर्वी मध्य प्रदेश के मंडला में दर्ज किया गया और यहाँ तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। तो जाना आपने तापमान और बारिश का हाल। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे ऐसे मौसम में हमारे जो किसान हैं वो कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं और कैसा रहेगा मौसम का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high. LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, हर पल आपके साथ। पापा केक धमाका आ गया क्या? आज का दिन याद है आपको? धमाका आ गया क्या? पिछले साल तो पापा ने ना सोनालिका हेवी ड्यूटी धमाका छोड़ दिया था। आ गया सोनालिका हेवी ड्यूटी धमाका रिटर्न्स। ये मौका छूट ना जाए। सोनालिका ट्रैक्टर। अब बिना बैंक चेक के बाइक लोन। बाइक बाजार, बाइक लोन पर सबका हक है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश के किन हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है और ऐसे में बहुत सी जगह पर बुआई और कटाई का जो कार्य है वो किया जा रहा है। लेकिन खासतौर से अगर किसान कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार इन कार्यों को करेंगे, सावधानी अपनाएंगे तो बेहतर उत्पादन ले सकेंगे। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ के जो किसान हैं कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में सरसों की बुआई कर ले, साथ ही मटर की बुआई करते रहे। किसान तिल की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा गेहूं की बुआई करे। गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखे। यहाँ के किसान मूली की तुड़ाई कर ले। अभी गाजर की तुड़ाई भी कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में खीरे और लौकी की भी तुड़ाई करे। वहीं भिंडी की तुड़ाई के लिए समय उपयुक्त है। इसके साथ ही प्याज की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करे।
यहीं फूल गोभी की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। वहाँ के किसान तुरई के खेत में निराई और गुड़ाई कर ले। जम्मू कश्मीर में बीन्स की तुड़ाई करते रहे। हिमाचल प्रदेश में सेब की तुड़ाई करे। किसान गेहूं की बुआई कर सकते हैं। यहीं मटर की बुआई भी कर ले। इसके अलावा मूली और गाजर की बुआई करते रहें। वहाँ के किसान पालक और मेथी की बुआई करे, साथ ही शलगम भी बोए। हिमाचल के किसान मूंग की बुआई कर ले। इस समय कपास और सरसों की बुआई करते रहें। इसके साथ ही लहसुन की रुपाई कर सकते हैं। यहाँ तिल की बुआई के लिए सही समय है। अभी गन्ने की कटाई करते रहें। हिमाचल प्रदेश में फूलगोभी के खेत से खरपतवार निकाले। किसान धान की कटाई करे। वहीं प्याज की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर ले। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में बात करते हैं मेथी की खेती की, जो यहाँ अभी के समय अगर बात करें तो एक उचित समय माना जाता है। लेकिन इस दौरान क्या क्या सावधानी आपको रखनी होगी और किस तरह का प्रबंधन आप अपना सकते हैं इस मौसम में, इसके लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। मेथी के लिए बहुत अधिक पानी की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि इसकी खेती ज्यादा बारिश वाले इलाकों में कम ही की जाती है। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि जिन खेतों में मेथी लगी हो उनमें जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी बुआई के लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोते और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही पाटा लगाकर खेत को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद मिला दे। मेथी की बुआई में 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलो तक बीज लगते हैं। बोने से पहले बीजोपचार भी जरूरी है। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 25 से 30 दिन बाद पहली और 2 महीने बाद दूसरी निराई गुड़ाई करें। अगर आपके खेत में ज्यादा खरपतवार उगते हो तो बुआई के 1-2 दिन के भीतर ही विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। ऐसा करने से खरपतवार जमते नहीं हैं। जहां तक बीमारियों का सवाल है तो मेथी में उकठा रोग, पाउडरी मिल्ड्यू यानी चूर्निल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। इसके अलावा मेथी को डाउनी मिल्ड्यू यानी मृदोरोमिल आसिता और पत्ती पर धब्बा रोग लगने की आशंका रहती है। इन पर बीजोपचार के जरिए ही नियंत्रण हो जाता है। सब्जी के लिए उगाई गई मेथी की 4-5 बार कटाई होती है, जबकि बीज के लिए उगाई गई मेथी की पत्ती को 2 से 3 बार ही काटते हैं। बीज के लिए फसल मार्च में पककर तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में 90 से 100 क्विंटल तक सब्जी ली जा सकती है, जबकि बीज वाली मेथी से 15 से 20 क्विंटल सब्जी और 12 से 15 क्विंटल तक दाना लिया जा सकता है। तो जाना आपने मेथी की खेती सफलतापूर्वक आप कैसे कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और मौसम के लिहाज से और किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, आइए जानते हैं। तमिलनाडु के किसान धान की रोपाई अभी कर सकते हैं। इसके साथ ही धान के खेत में जरूरी उर्वरक भी डालें। धान के खेत से किसान जल निकासी की व्यवस्था भी जरूर करें। तमिलनाडु में किसान कपास के खेत में सिंचाई करते रहें। कपास के खेत से भी पानी की निकासी की व्यवस्था जरूर करें। तमिलनाडु में किसान मूंग और उड़द के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। साथ ही तमिलनाडु में किसान हल्दी के खेत की देखभाल करते रहें। लगातार निगरानी करना बेहतर। इसके साथ ही बैंगन के खेत से यहां पर जल निकासी का प्रबंध जरूर करें। कद्दू के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था किसान जरूर कर लें। तमिलनाडु में किसान मूंगफली की बुआई भी अभी कर सकते हैं।
तो जाना आपने मौसम के लिहाज से किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे क्या कुछ खास रहेगा कृषि और मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। पापा केक। धमाका आ गया क्या? आज का दिन याद है आपको? धमाका आ गया क्या? पिछले साल तो पापा ने ना सोनालिका हेवी ड्यूटी धमाका छोड़ दिया था। आ गया सोनालिका हेवी ड्यूटी धमाका रिटर्न्स। ये मौका छूट ना जाए। बैंक से अब बाइक लोन बिना बैंक अकाउंट के। बाइक बाजार, बाइक लोन पर सबका हक है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। भाई आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं। बात अगर की जाए केरल की तो यहाँ पर किसान धान की रोपाई के लिए नर्सरी की तैयारी कर सकते हैं। धान के खेत में किसान जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर लें। केरल में केले के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग करें। अदरक और हल्दी के खेत में भी जरूरी उर्वरक दें किसान। केरल में ही किसान नारियल के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। काली मिर्च के खेत से जल निकासी का प्रबंध जरूर करें। केरल में काली मिर्च के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। केरल में रबड़ के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग किसान कर सकते हैं। केरल में ही किसान सुपारी की तुड़ाई कर सकते हैं। अभी सुपारी के खेत में जरूरी उर्वरक भी दें। और आइए अब मौसम खबर में नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ और खास खबरों पर। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान है। दो दिन तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। केरल और लक्षद्वीप में भी 2 दिन बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाओं का अनुमान जताया गया है। वहीं कल मन्नार की खाड़ी में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। पोमरेन क्षेत्र में भी कल 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं केरल तट पर भी 2 दिन 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। और आइए अब चलते चलते नजर डाल लेते हैं अगले 4 दिनों के लिए प्रमुख शहरों के तापमान पर। आपको बता दें आप मौसम खबर को आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन कीजिए और उसके बाद मौसम की सारी जानकारी आप ले सकेंगे YouTube के माध्यम से कभी भी कहीं भी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। मौसम खबर के सह प्रायोजक थे सोनालिका ट्रैक्टर्स, लीडिंग एग्री इवोल्यूशन और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। उत्तम दवाई, कम दाम, स्वस्थ भारत की पहचान। कारवां पुराना है पर सफर नया है। इरादे बुलंद हैं तो जोश भी जमा है। पहाड़ किनारे हिम्मत न हारे। अरे यार, इस सफर में अगर गंगा के साथ
यमुना का भी दीदार होगा तो कुछ राहों में शायद आपका भी घर होगा। मेरी मंजिल भी आप, मेरा मकसद भी आप। जिस गंगा के संग हूं मैं, उस गंगा की पहचान भी आप। तो आज मैं पहुंच गया हूं एक बहुत ही खूबसूरत जगह। तो जनाब तैयार रहिए, आ रहा हूं मैं आपके द्वार पे दस्तक देने, आपका स्नेह और सहयोग दोनों लेने। तो देखना ना भूलिएगा, रग रग में गंगा, एक निर्मल अविरल यात्रा आपके अपने और राष्ट्र के सबसे बड़े चैनल दूरदर्शन नेशनल पर हर शनिवार और रविवार शाम 8:30 बजे। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। कैसे बनेगा किसान क्रेडिट कार्ड? आवेदन के लिए कहां करें संपर्क? कौन कौन से लगाने होंगे डॉक्यूमेंट्स? किसान क्रेडिट कार्ड पर फुल रिपोर्ट देखिए सरकार आपके साथ में इस शनिवार शाम 5:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कविता टूटी फूटी जिंदगी को जोड़ने का, अपने कटाक्षों के माध्यम से कुरीतियों की कमर तोड़ने का और हताश निराश मायूस इंसान को खिलखिलाती हुई जिंदगी की ओर मोड़ने का एक सशक्त माध्यम है, जो सहज है, सरल है, आसान है, बहुत आसान है, जो कलम से नहीं जो दिल से लिखा जाता है वो गीत कहलाता है। क्यों स्याह हुआ जा रहा है रंग उफक का, कोई घटा बड़ी है धुएं की मीनार से। कौन है ये जिन्होंने इश्क में इतना दर्द मिलाया होगा? कौन है ये जिन्होंने इश्क में त्याग का जहर मिलाया होगा? पर्यावरण भारत की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट ट्रेडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मैं सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और ये चाहूँगा कि उनके और उनके परिवार के लिए दिवाली बहुत खुशी लाए। लेकिन मैं ये साथ साथ भी कहना चाहूँगा कि इस दफ़ा जब हम दिवाली मनाएं तो ये ध्यान रखें कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करके ही निभाएं, भीड़ ना इकट्ठी होने दें, मास्क लगा के रखें और हम पूरी अपनी सतर्क रहें, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि इस खुशी के त्यौहार में हम इन्फेक्शन फिर से फैलाएं और हम एक और नई वेव देखें। तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बट स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड हैप्पी दिवाली। कृषि अपडेट में इस हफ्ते देखिए धान की नई नई वैरायटी, चने की फसल से कमाएं अच्छा मुनाफा, सीड प्रोसेसिंग यूनिट भी है एक बेहतर अवसर। कृषि अपडेट हर बुधवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
पशुधन का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश में शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पशुधन की बहुलता है। वजह यह है कि ऐसे क्षेत्रों में कृषि पैदावार कम होती है और पशुधन ही जीविका का प्रमुख साधन है। यहाँ बंजर और लवणीय भूमि में चारा उगाकर घास की पैदावार की जा सकती है। इसके साथ ही बहुवर्षीय घास लगाकर और फसलों के अवशेष के प्रसंस्करण से चारा तैयार कर पशुओं का पोषण किया जाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए चारागाह और चारे की उन्नत प्रजातियों के विकास, उनका सस्य प्रबंधन और अनुरक्षण के लिए भारत सरकार ने झांसी में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। झांसी में इस संस्थान की स्थापना करने का मुख्य कारण यहाँ सभी प्रमुख चारा घासों का पाया जाना भी था। संस्थान ने बदलते जलवायु परिवेश में चारा फसलों के उत्पादन की नई पद्धतियां विकसित की हैं, जिनसे रबी और खरीफ में हरे चारे की फसलें ली जा सकती हैं। यहाँ पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग के विकास पर नवीन शोध किए जा रहे हैं। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खासकर गर्मियों में हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए और पोषण गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कांटा रहित नागफनी की खेती के तकनीकी विकास की पहल की गई है। इससे प्रोटीन, ऊर्जा और उच्च जैव भार के साथ नागफनी की उपयुक्त प्रजातियों का उपयोग और पशुधन आधारित खेती को बढ़ावा मिलेगा। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में संस्थान विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से भी कार्य कर रहा है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान अपनी नवीन तकनीकों और प्रौद्योगिकियों की सहायता से लगातार पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण चारा उपलब्ध करवाने और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने की मुहिम में प्रयासरत है। किसान, बदलते भारत की शान।
मिठे